गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए शो में आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद बात करेंगे हम स्विगी के CFO राहुल बोथरा से उनके नंबर्स पर और आगे के आउटलुक के लिए, और बिग मार्केट वॉइसेस में फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर से एक मार्केट आउटलुक पर होगी खास चर्चा कुछ ही देर में। मार्केट का रुख करते हैं एक बार। निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट ऊपर, करीब करीब डे हाई पर। बैंक निफ्टी करीब करीब 310 पॉइंट ऊपर, और आज फिर से एक अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेज़ी, एडवांस क्लैन 3:1 का, वो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनमें सब में शानदार तेज़ी वापस। हुडको देखिए आज, इंडियन बैंक देखिए, ये कुछ KEI इंडस्ट्रीज़ अब F&O का टॉप गेनर बना हुआ है। जोमेटो में अच्छा मूव आ रहा है, करीब करीब 2.5% जोमेटो चलता हुआ। HDFC लाइफ, HDFC AMC, IT में खराब शुरुआत के बाद शानदार मोमेंटम, इनफैक्ट अब IT लीड ले रहा है। TCS, विप्रो दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। नीचे क्या है, अदानी ग्रुप के 2-3 स्टॉक्स, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, ACC, और उसके अलावा थोड़े से फार्मा स्टॉक, सिप्ला, इप्का लैब्स, टोरेंट फार्मा और लुपिन। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी, लेकिन फुल्ली रिस्क ऑन मोड में इस समय मार्केट। बीरो बिल्कुल 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 अनुज, अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। आशीष बहेती, प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी रुचित और सोनी पटनायक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। सोनी जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के मैम। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यहाँ पे पहला बाई रहेगा हुडको पे। हुडको हम देख सकते हैं एक फ्रेश एंट्रेंट है F&O स्पेस में। इनफैक्ट जो 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, काफी स्ट्रेंथ आज पिकअप करते हुए नजर आ रहा है। हुडको फ्यूचर्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 242 रेट पे यहाँ पे चल रहा है। 237 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 250। इनफैक्ट अगर 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 262 के लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो ये है पहला पिक इन हुडको। दूसरा पिक बाय यहाँ पे रहेगा IRFC पे। फ्रेश एंट्रेंट F&O स्पेस में है। आज IRFC 20 EMA के हर्डल को क्रॉस किया है, काफी कंफर्टेबली यहाँ पे क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। एक यहाँ पे प्रीएम्प्ट करेंगे जो उसका 200 EMA का एक हर्डल है टुवर्ड्स 151 के लेवल, उसको क्रॉस करते ही काफी तेजी से यहाँ से आपको टुवर्ड्स 155 158 के लेवल्स नजर आ सकता है। सो IRFC फ्यूचर्स आप खरीद सकते हैं, 151 का प्राइस पे यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 147.5 का, टारगेट है 158 का। साइमल्टेनियसली 155 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ₹4 के करीब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 2.7 का, टारगेट यहाँ पे रहेगा 7.5 और 9 का यहाँ पे टारगेट। ओके, तो ये इस समय सोनी जी की ट्रेड्स। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग स्पेस हमें लग रहा है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिख सकता है, क्योंकि लास्ट 2 महीने में जो कंसोलिडेशन हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखा और वहां से ब्रेकआउट अभी आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक लीडरशिप प्रोवाइड हो सकती है। और विद इन द बैंक्स अगर आप मिड साइज बैंक देखिए, जैसे सिटी यूनियन बैंक जैसे नाम है, कि जहाँ पे ये करेक्टिव फेज के बाद पहले साइंस आए हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के। तो सिटी यूनियन बैंक विद इन दिस स्पेस हमारे यहाँ पे पिक रहेगी, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है जो स्टॉक में अभी भी इंटैक्ट है, और यहाँ पे 180 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें, और 193 के आसपास के टारगेट सिटी यूनियन बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लग रहा है कि मीडिया स्पेस में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छे मूवमेंट रह सकते हैं, जो बीटन डाउन सेक्टर है। और सन टीवी विद इन दिस एंटायर सेक्टर देखे तो रिसेंटली एक काफी अच्छा 200 EMA के आसपास सपोर्ट ये स्टॉक ने बना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक, वो भी राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ। सो सन टीवी में मेरी पिक रहेगी कि जहाँ पे खरीदारी की सलाह है करंट लेवल्स पे, और ये स्टॉक में 760 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करें, और 790 टू 795 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपके दो ट्रेड्स हो गए। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। HPCL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, और जिस हिसाब से वापस HPCL ने क्लस्टर के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है HPCL में। तो 384 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, 398 के पहले टारगेट और 404 के दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है जियो फाइनेंस का। हमें लग रहा है इसमें मोमेंटम अच्छा बन रहा है। कल इसने 200 MA रिगेन किया था, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है। तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाने की सलाह है। 338 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है, 348 का पहला टारगेट एंड 355 के दूसरे टारगेट के लिए।
ओके, ये भी एक न्यू एंट्रेंट F&O में, ध्यान रखिएगा। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो आप अगर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन और लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरू जी एंड टू द पैनल। यहाँ पे मेरा भी फर्स्ट पिक हुडको था, वेरी क्लियर एंड क्रिस्प पैटर्न, तो वो सोनी जी ने डिस्कस कर लिया है। तो मैं एक स्टॉक जो ओपनिंग पे दिया था उसको रिपीट करूंगा कि अभी ट्रेड ग्रिप में लग रहा है और यहाँ से मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकती है, वो है जोमेटो। और यहाँ पे अभी जो सुबह मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो 272 था, वो स्टॉप लॉस आप 275 पे ला सकते हो, 275, एंड टारगेट्स आप 305 की जगह 310 315 तक रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है इन द फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक होगा बंधन बैंक। यहाँ पे एक हायर बॉटम बना हुआ है, तो मैं एक हायर टॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पुल बैक। सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 165 165 होगा, टारगेट होगा 195 से लेके 200 195 200। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, स्विगी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। लिस्टिंग के बाद पहली बार स्विगी ने नंबर्स पेश किए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी को घाटा ज़रूर हुआ है, लेकिन सालाना आधार पर क्विक कॉमर्स रेवेन्यू में 136% और फूड डिलीवरी रेवेन्यू में 22% का उछाल आया है। हमारे साथ स्विगी के CFO राहुल बोथरा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नंबर्स में क्लियरली इम्प्रूवमेंट तो है, आगे किस लेवल की इम्प्रूवमेंट रहेगी और उसके बाद मैं स्पेसिफिक्स पर आऊँगा, लेकिन जो मार्केट का एक व्यू क्वेश्चन रहेगा EBITDA के ऊपर। टॉप लाइन में तो ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, EBITDA के ऊपर वो ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में? नमस्कार अनुज। सो आप बिजनेस को देखेंगे तो फूड डिलीवरी की बिजनेस पहले बात करते हैं। तो फूड डिलीवरी में अगर आप EBITDA का जो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो हमने डबल कर दिया है। सो क्वार्टर में 1.6% का EBITDA आया है क्वार्टर 2 में। हमारा गाइडेंस है कि ये जो मीडियम टर्म में है 5% तक जा सकता है। तो काफ़ी हमने मेहनत की है जिससे हमारा जो टेक रेट है, जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है इस बिजनेस का बढ़ा है। हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर से, और हमें मानना है कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी हमें फ़ायदा मिलेगा। पिछले साल अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो 90 बेसिस पॉइंट्स का हमें मुनाफा हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज से। तो इसके चलते हुए अगले कुछ क्वार्टर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा मीडियम टर्म गाइडेंस है 5% का, वो हम अचीव कर पाएंगे। अब अभी हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो क्विक कॉमर्स में देयर आर 2 पार्ट्स आप देखेंगे। तो एक तो है कि जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कम हुआ है, -3% से -2% हुआ है। काफ़ी जो स्टोर्स हमने पहले लॉन्च किए थे 9 से 12 महीने के बाद जब वो एक मैच्योरिटी प्रोफाइल में आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी शुरू हो जाती है। और जो हमने गाइडेंस दिया है कि इसमें हम एक्चुअली नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाएंगे। जो H1 में जो हमारे पहले 6 महीने में हमने 86 स्टोर्स ऐड किए थे, वो अगले 6 महीने में हम 400 से भी अधिक स्टोर्स ऐड करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि जो प्रॉफिट, जो एक ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है इस बिजनेस का, क्विक कॉमर्स का, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी हो रही है। कंज्यूमर्स काफ़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि मैं तो खैर स्विगी वन मेंबर हूँ। पहले डिस्टेंस का आपका कोई क्राइटेरिया नहीं था, जो भी डिस्टेंस हो उस पर वन मेंबर्स को डिलीवरी फीस नहीं थी। अब आपने जोमेटो की तरह वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि सिर्फ 10 किलोमीटर तक या वो फ्री है, उसके बाद वापस डिलीवरी फी लगेगी। ऐसा क्यों किया? सर, एक कॉस्ट होता है जो हमें बेयर करना पड़ता है। जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जब वो ज़्यादा डिस्टेंस जाते हैं तो उनको एक रिटर्न एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी देना पड़ता है। तो इस कारण हमने इसमें 10 किलोमीटर का एक लगाया है। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे जो कंज्यूमर के साइड जो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू है वो पिछले 1.5-2 सालों से एक्चुअली कम हुआ है। जो हमारा पहले 5% कंज्यूमर से रेवेन्यू हुआ करता था वो एक्चुअली 4% हो गया है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्विगी वन मेंबरशिप में जब आप एक मेंबर होते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। फूड डिलीवरी में, इंस्टामार्ट में जो हमारा क्विक कॉमर्स का है, और डाइनिंग आउट में भी अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके चलते हुए ओवरऑल एक कंज्यूमर बेनिफिट इक्वेशन आप देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा है। ओके, अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आपने मार्केट शेयर लूज़ किया जोमेटो के मुकाबले फूड डिलीवरी बिजनेस में, उसको कैसे रीगेन करेंगे? और जो आपकी ग्रोथ आप 18 से 22% कह रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री से कम होगी या इंडस्ट्री से ज़्यादा होगी?
तो अगर आप अभी रिसेंट के जो हमारे नतीजे देखेंगे कैटेगरीज के, तो पिछले 3 क्वार्टर से एक्चुअली हमने लूज नहीं किया है, थोड़ा मार्केट शेयर गेन ही किया है। और हमारा मानना है कि जो हमारा इनोवेशन एक फनल है, अभी हमने रिसेंटली एक 10 मिनट में फूड डिलीवरी जो एक ग्लोबल फर्स्ट आप कह सकते हो हमने लॉन्च की है, जिससे काफ़ी कंज्यूमर्स में उत्साह है, काफ़ी नए कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारा इनोवेशन एक फनल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले आप अगर 1-2 सालों से देखोगे तो हमारा काफ़ी जो मैनेजमेंट का हमारा फोकस था वो काफ़ी एक प्रॉफिटेबिलिटी लाने पे था। और अभी जब प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है तो हमारा फोकस काफ़ी अभी ग्रोथ और इनोवेशन पे रहेगा। तो इसके चलते हुए हमें काफ़ी एक कॉन्फिडेंस है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ अपने दिखा सकते हैं फूड डिलीवरी में। राहुल जी, मैं थोड़ा सा क्विक कॉमर्स सेगमेंट पे आता हूँ। अगर एक कंपैरिजन करें, व्हाट एग्जैक्टली स्मॉल सिटीज़ एंड लार्ज सिटीज़ डूइंग फॉर यू, जो मैट्रिक्स है वो क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, और आपके जितनी भी सिटीज़ हैं अभी क्विक कॉमर्स में, उसमें से कितनी सिटीज़ जो हैं अभी तक प्रॉफिटेबल हैं आपके पास? तो अभी हमने जैसे लास्ट 6 महीने में काफी नई सिटीज ऐड की है, तो अभी हमारा सिटी काउंट 54 हो गया है। और अभी इस साल के अंदर अंदर हम 75 से 80 शहरों में जाएंगे। जो एक कस्टमर का प्रोफाइल जो हम देख रहे हैं वो अभी काफी नया डेटा हमारे पास है। एक तो जो सिलेक्शन मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो उन सिटीज में आपके नेबरहुड शॉप्स में ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए काफी कस्टमर्स ओवरऑल जो एक ऑर्डरिंग पैटर्न हम देख रहे हैं वो सिमिलर टू द लार्जर सिटीज है। तो ऐसा नहीं कि छोटे शहरों में लोग कम बास्केट साइज ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक ये हमने देखा है। दूसरा हमने देखा है कि जिस जल्दी जैसे एक स्टोर जब 1000 ऑर्डर दिन के करता है तो एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो हम ये भी एक देख रहे हैं कि जो हम नई सिटीज लॉन्च कर रहे हैं तो वो 3 या 4 महीने में भी 1000 ऑर्डर्स दिन के करने लग गए हैं। तो इससे एक हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि जो अभी हमने नए सिटीज लॉन्चेस किए हैं, जैसे ये मैच्योर होंगे वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी इनका बढ़ता रहेगा। हालांकि इन द शॉर्ट टर्म आप देखोगे कि क्योंकि हम इतने ज्यादा स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, पहले 6 महीने में हमने 86 स्टोर्स ऐड किए, दूसरे जो 6 महीने हैं इस साल का वो हम 400 से भी अधिक स्टोर्स ऐड करने वाले हैं। तो उसमें काफी नए शहर भी ऐड हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग शहरों में भी हम काफी डेंसिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को और जल्दी सामान मिल पाए। जो हमारी अच्छा स्पीड राहुल है जी, ये Q2 में आपके मैं पूछ रहा था कि Q2 में आपके इंस्टामार्ट, प्लीज गो अहेड। आई थिंक कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, मैं आपको सुन नहीं पाता, प्लीज गो अहेड। हाँ, खाली मैं बता रहा था कि जैसे आप हमारा स्पीड का एक क्राइटेरिया देखोगे तो जो पिछले साल हम 17 मिनट ऑन एवरेज कर रहे थे वो अभी एक्चुअली 13 मिनट हो गया है। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं हम कस्टमर्स के और पास जा रहे हैं और इससे हमारा स्पीड काफी बढ़ा है और उससे ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा बार ऑर्डर कर रहे हैं। ओके अच्छा, ये Q2 में आपके जो इंस्टामार्ट ऑर्डर्स थे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? मतलब अगर मैं सीक्वेंशली अगर आपसे पूछूं कितना आपने सेंस किया ग्रोथ वहाँ पे? और एक और चीज़, जो आपकी वो डार्क जो स्टोर्स हैं उनको आपको प्रोपोर्शनली अब कितना बढ़ाना पड़ेगा? जो हमारा ग्रोथ हुआ है वो 21% ऑर्डर वॉल्यूम में हुआ है और 24% सीक्वेंशियली ऑर्डर वैल्यू में हुआ है क्विक कॉमर्स में, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो। ओके और डार्क स्टोर्स की संख्या कितनी बढ़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं मान के चलूँ बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, नंबर्स क्या होंगे वहाँ पे? 1000 से भी अधिक, सो बिटवीन 1000 से 1050 के अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स होंगे, जो अभी 607 स्टोर्स थे सितंबर में। अच्छा राहुल जी, अब आपकी बुक्स पे कैश कितना है? मैं सिंस अभी आप आए हैं इक्विटी मार्केट में, पर एग्जैक्टली आपकी बुक्स में कैश कितना है और बाकी के जो एक्विजिशंस होंगे या फिर कुछ एसेट्स जो आपने रोकेट कर रखे होंगे उसके लिए आपके पास इनफ कैश है, कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? हाँ जी, सो अभी हमारे जो कैश ऑन बुक्स है वो 8800 करोड़ है। तो जो रिसेंटली हमने आईपीओ में भी रेस किया है तो काफी हमने बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाया है। और जैसे आप देख रहे हो कि फूड डिलीवरी बिजनेस में ऑलरेडी कैश जनरेशन शुरू हो गया है और क्विक कॉमर्स में हालांकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने गाइडेंस भी दिया है कि अगले दिसंबर तक, जो अक्टूबर से दिसंबर 2025 का जो क्वार्टर होगा उसमें कॉर्पोरेट लेवल हम प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाएंगे। तो इसके चलते हुए हमें नहीं लग रहा कि एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर हमें कोई कैश रेज करने की जरूरत नहीं होगी। काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट हमने खड़ी कर ली है। अच्छा, आगे कोई एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी होगी क्या? एक बार आपने बड़ा एक्विजिशन किया था वो स्कूटसी का, आगे जाते हुए कोई और एक्विजिशन जो आपके दिमाग में हो?
एक चीज आप अनुज जी आप देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेटजी रहा है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ का स्ट्रेटजी रहा है। हमारे जो पूरे 10 साल के हिस्ट्री में हमने सिर्फ 1.4% शेयर होल्डर डाइल्यूशन किया है एक्विजिशन से। सो जो दो एक्विजिशन हमने जो अभी स्केल पे है, जैसे डाइनिंग आउट है, तो डाइनिंग आउट हमने 1.5 साल पहले अक्वायर किया और आज काफी अच्छा वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इस साल के एंड में वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। तो हमारा जो फोकस रहा है वो ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ पे रहा है। हमने नई कैटेगरीज लॉन्च की है, क्विक कॉमर्स में भी हम सबसे पहले मार्केट में आए थे, फूड डिलीवरी में भी हमने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो हमें लग रहा है कि जैसे जो हमारा इनोवेशन एक फनल है उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमारी क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। और जो एक्विजिशन की बात आए तो हम मार्केट में देखेंगे कि अगर कोई अच्छा एसेट मिले जिससे हमारा टाइम टू मार्केट कम हो सके तो हम डेफिनेटली उसमें देखेंगे, लेकिन एक एक्विजिशन एक स्ट्रैटेजी इटसेल्फ नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए वंस एंड फॉर ऑल। क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट में अगर हम जाएं तो मेन्यू में जो प्राइस है वर्सेस जो हम आपकी ऐप से ऑर्डर करें उसके मेन्यू के प्राइस में कुछ फ़र्क है? ठीक है, एक डिलीवरी फीस देनी है वो अलग है, लेकिन क्या प्राइस में भी कुछ फ़र्क है जो ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करते हैं? अनुज जी ये एक्चुअली कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हम एक मार्केट प्लेस है, हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और कंज्यूमर्स को हम मिलाते हैं। तो जो एक प्राइसिंग पावर रहता है वो रेस्टोरेंट पार्टनर का रहता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनका मेनू प्राइसिंग क्या होना चाहिए, उनके डिस्काउंट्स एक्सेट्रा क्या होना चाहिए। तो जैसे हम सोशल मीडिया में कभी देखते हैं कि कोई कोई एक आइटम 100 रुपया अगर ऑफलाइन है तो वो ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स ने 110 रुपये लगाया होगा, लेकिन साथ ही साथ वो डिस्काउंट भी देते हैं। तो जो डिस्काउंट 10 रुपया या 15 रुपया या 20 रुपया भी वो रेस्टोरेंट पार्टनर्स ही देते हैं। तो एक वो प्राइसिंग और जो डिस्काउंट स्ट्रेटजी रहती है वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम एक मार्केट प्लेस है। तो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा उनका बिजनेस बढ़े। तो ये हम डेफिनेटली एक उनको दिखाते हैं कि जहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हो वहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये हम डेटा उनके साथ शेयर जरूर करते हैं। राहुल जी, यहाँ पे नंबर्स पे और फाइनेंशियल से बात हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप हमारे कार्यक्रम में हमेशा इंटरेक्शन के लिए आएंगे, जब अनुज वार्तालाप में होंगे ना, तो वो आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं, क्लाइंट। हम जब दोनों कैंटीन में जाते हैं तो अनुज सबसे पहले पूछते हैं वीरू क्या खाओगे, और उनके एक हाथ में स्विगी एक हाथ में जोमेटो होता है। मतलब अनुज को इसकी बारीकियाँ इस कदर से मालूम है कि पूछिए मत। क्यों अनुज? और इसीलिए सारे मतलब एक ग्राहक के रूप में जो प्रश्न होते हैं ना, वो अनुज बहुत सटीक तरीके से पहुंचते हैं आपसे। वीरू क्या होता है ना वो, हाँ नहीं वो एक जो मैं कह रहा हूँ ना, जो एक समय पर लग्जरी थी अब वो नेसेसिटी है, उसको आप इस तरीके से मान लीजिए। हाँ, एक यूटिलिटी हो गई है। देखिए जब हमने कुछ स्केल बना लिया था तो मुझे अभी भी याद है कि इकोनॉमिक टाइम्स में पहले दिन एक आया था कि स्विगी 2 घंटे डाउन हो गया है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये 2 बार ही होता है। एक तो मुंबई में जब एक लोड शेडिंग होती है तब ये इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज होता है, या फिर या स्विगी और हमारी तीनों कंपनीज जब डाउन होती है और फ्रंट पेज होती है। तो हम इसी विश्वास के साथ कंज्यूमर्स को सेवा करना चाहते हैं कि हम एक यूटिलिटी हो गए हैं, हम एक नेसेसिटी हो गए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में इस समय। पराग जी गुड मॉर्निंग, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। पहले तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारी स्विगी के साथ, आपका क्या व्यू है स्विगी और जोमेटो जैसे स्टॉक्स पर? क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स? जी नहीं, जोमेटो एक ज़माने में हुआ करता था। ये सब स्टॉक्स जो है जिसमें हालांकि मैं सुन रहा था आपकी डिस्कशन, एंड मैनेजमेंट वाज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव। इवन फूड सर्विस बिजनेस में भी दिसंबर 25 तक ब्रेक इवन की बात है, तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर, बट अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स नहीं है। जनरली मेरा ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेसेस में मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान लीवर है, आप एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो लार्सन है, तो या रिलायंस है। तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि अगर ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस ही अगर अपने कंफर्टेबल वैल्यूएशन में मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलूं कि एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं। आज 7.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो 25% 25% ऑफ इंडिया इकोनॉमी को फाइनेंस करती है, जिसका सालाना प्रॉफिट 61,000 करोड़ लास्ट ईयर था, मैनेजमेंट ने खुद बोला हुआ है 3 से 5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा।
2.5 लाख करोड़ उसमें सब्सिडरी वैल्यू है, तो आपको 5 के पी पे एसबीआई मिल रहा है। तो और जबकि डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ कम आया था, और उसी दिन मैंने आपकी चैनल पे ही इंग्लिश चैनल में बोला था कि ये जो है ये बॉटम है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक इलेक्शन एंड मॉनसून एंड प्रोलॉन्ग मॉनसून एंड हीट वेव, और यहाँ से जो भी होगा पॉलिसी साइड से भी जो होगा, जैसे कि 6 तारीख को जो आरबीआई पॉलिसी है उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ही होगा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी यहाँ से बढ़ सकती है। तो यहाँ से लेके जब अप्रैल में हम जाएंगे तो इकोनॉमिक आउटलुक काफी अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव इंडिया इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। आप देखिए ऑयल 72-73 है इन स्पाइट ऑफ वॉर्स गोइंग ऑन, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इंडिया की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो है वो काफी अंडर लेवरेज्ड है, और इंडिया की बैंकिंग बैलेंस शीट जो है उसमें टीयर 1 कैपिटल काफी अच्छा है, तो कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इकोनॉमी है अपनी, फिर भी ये जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है अभी। और अभी तक का जो प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कमी और एक लिक्विडिटी की कमी थी मार्केट में। अगर आरबीआई ऑब्लाइज करती है इकोनॉमी को, थोड़ा सा लिक्विडिटी अगर बढ़ता है तो आई वुड से कि इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स लाइक बैंक्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई, फेडरल और काफी सारे छोटे पीएसयू बैंक्स भी है, कैनरा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स भी है जिनके सीडी रेशियो 75% के नीचे है, उनको लैंडिंग के लिए काफी मौके मिलेंगे आगे जाके। और वैल्यूएशंस ये सब बिलो 1 टाइम बुक है, एसबीआई 1.1 टाइम बुक है, जैसे मैंने बोला एसबीआई ऑन FY26 7 का पी है सिर्फ, तो और 16 से 18% आरओई बनाने वाली बैंक आपको 1.1 टाइम बुक पे मिल रही है। तो जैसे जैसे इंडिया पे आउटलुक सुधरेगा आई थिंक ये सब स्टॉक्स को काफी अच्छा करना चाहिए। ओके, इसके अलावा और कौन सी स्पेसेस हैं जहां पर आप बुलिश हैं? चलिए एसबीआई तो आपको बहुत बड़ा एक क्लियर कट भी हो गया, इसके अलावा और पैसा लगाने का मौका कहां पर है यहाँ पर इस समय? कोई अगर 2-3 स्टॉक आइडियाज आपके पास हो इस समय? तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि इसी एफआईआई की सेलिंग की वजह से लार्ज कैप्स काफी सस्ते हो चुके हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल Q2 में हमने देखा कि एफएमसीजी के रिजल्ट्स काफी खराब आए थे। तो ये मेरा हमेशा ये होता है कि जहां पे लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द बिजनेस इज वेरी गुड, द फंडामेंटली बिजनेस इज वेरी गुड, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है, और वहां पे अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ 1-2 रिजल्ट की वजह से अगर आती है तो वो एक बहुत अच्छा मौका होता है स्टॉक लेने का फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जिसमें हिंदुस्तान लीवर में सबसे पहले बोलूंगा कंपनी की ग्रोथ ऑफिसर यूनिलीवर की जो ग्रोथ ऑफिसर थी वो 2 हफ्ते पहले इंडिया में थी, उसने एक वर्ड यूज किया था कि हिंदुस्तान लीवर इज अ हार्ट बीट ऑफ यूनिलीवर। तो उनके लिए जो हिंदुस्तान लीवर का इंपॉर्टेंस है, आज की तारीख में उनका 11% रेवेन्यू हिंदुस्तान लीवर से आता है, लेकिन अगर हम उनकी कैपिटल मार्केट की डे की प्रेजेंटेशन देखिए उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि दे आर टारगेटिंग डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ लेड बाय टॉप लाइन। और उनकी जो प्रोडक्ट्स है आप देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस सेगमेंट्स में पॉन्ड्स है, डव है, लेक्मे है, ये सब कैटेगरी ऐसे जिसमें प्रीमियमाइजेशन का काफी मौका है। और आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो ये FY27 का मेरा कैलकुलेशन है कि ईपीएस 60 रुपया होगा। तो जब जब कोई नॉन सिगरेट एफएमसीजी स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे 40p पे मिलता है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब बिजनेस के आरओसी इनफाइनाइट होते हैं, ब्रांड इतनी सॉलिड होती है, मार्जिन 20% से ऊपर होता है, ये हाई क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस है जो खरीद के रखने चाहिए खराब टाइम में। वैसे ही मैंने आपकी चैनल पे परसों बोला था कि जो मेन प्रॉब्लम था गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो अब सॉल्व होने जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि L&T बीइंग द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास 5 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर है, उन्होंने ये 2 क्वार्टर के बावजूद जो इतने वीक गए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग, फिर भी अपना रेवेन्यू इनफ्लो और ऑर्डर बुक गाइडेंस कम नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो शायद कई लोगों ने मिस की है। तो अगर आगे जाके ये मोमेंटम पिकअप होता है जो मुझे क्लियरली होता हुआ दिख रहा है, तो L&T जैसे स्टॉक्स में भी अभी जैसे परसों तो स्टॉक काफी कम लेवल पे था, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब लार्ज कैप जैसे रिलायंस है, रिलायंस ऊपर से 20% अभी भी नीचे मिल रहा है, जबकि रिफाइनिंग मार्जिन लास्ट 1.5 महीने से बढ़ रहे हैं, राइट। रिटेल फेस्टिव में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ये सब चीजों ने अच्छा ही किया होगा।
सो द पॉइंट इज के और रिलायंस का आप अगर कैश फ्लो यील्ड देखिए, आज 8% कैश फ्लो यील्ड पे बैठा है स्टॉक। बीच में वो जो स्टारलिंक वाली चीजें आई थी जिसकी वजह से नेगेटिव परसेप्शन बना था, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि वो सब चीजों में काफी टाइम है और वो कुछ लोगों के लिए ही है, बिकॉज दोज आर वेरी एक्सपेंसिव सर्विसेज। सो आई वुड से कि जियो में टैरिफ हाइक का जो इम्पैक्ट आएगा वो भी Q3 Q4 में दिखने लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है रिलायंस के, जो अब तक पहले 2 क्वार्टरों में काफी म्यूटेड रहे थे, वो अगले क्वार्टरों में काफी इंप्रूवमेंट होगा इसमें। और 8% कैश फ्लो यील्ड पे स्टॉक है। तो मेरा ये मानना है कि अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग वेयर आई एम बुलिश ऑन मेनी बैंक्स लाइक आई टोल्ड यू SBI, HDFC, ICICI, Axis, Federal, even Canara, PNB जी। काइंड ऑफ, और बाकी जैसे मैंने बोला रिलायंस, लार्सन, HUL, ये सब स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स मेनली बिकॉज ऑफ FII सेलिंग आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। अच्छा पराग जी, आज सुबह से हम बहुत सारे सेक्टर से बातचीत कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत हुई उस सेक्टर पे हो गई, लेकिन एक सेक्टर अभी इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो है ऑटो। लुक एट मारुति, M&M स्थिर है फिर भी, बट टाटा मोटर्स ऑटो में सब में, मैं इंक्लूडिंग इट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, अभी इस प्राइस पर आपको क्या एंटर करने लायक वाजिब लग रहा है? हमारे पोर्टफोलियो में जो है वो, और मैं पहले तो ये डिस्क्लेमर करना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो या तो हमारे पोर्टफोलियो में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमारे PMS के पोर्टफोलियोज में। और ये मैं कहना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों से कि खुद अपना रिसर्च करें या तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरे पर्सनल व्यूज है और इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और इसीलिए मैं ज़्यादा करके लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई गलत इन्फ्लुएंस होके कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीद ना ले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस इलेक्शन गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पे काफ़ी रहेगा। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि महाराष्ट्र का गेम चेंजिंग इवेंट था लाड़की बहन योजना, तो इससे जो ट्रेंड सेट होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर इन पीपल्स अकाउंट्स, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये जो चीज़ें हैं ये हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज लास्ट 10 साल में आप देखिए गवर्नमेंट का फोकस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे रहा है। वेलफेयर स्कीम्स के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर इन पीपल्स अकाउंट वो अभी शुरू हुआ है, वो ट्रेंड ने अभी जस्ट शुरुआत की है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक्स को हर तरह से फायदा होने वाला है, और ग्लोबल पेरेंट कंपनी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है इंडियन बिजनेस को लेके। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक रूरल इंडिया प्ले है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। ट्रैक्टर साइकिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मानसून अच्छा आया है तो वो बॉटम पे है। उन्होंने 26 नवंबर को अभी 2 अच्छी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्चेस भी की है, तो लॉन्च पाइपलाइन भी काफी बढ़िया है। स्टैंड अलोन लेवल पे नेट कैश बैलेंस शीट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑफकोर्स जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है उसमें भी काफी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति या TVS मोटर्स या बजाज या हीरो। सब स्टॉक्स क्वालिटी वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज ओनली अबाउट अर्निंग्स एंड अर्निंग मोमेंटम। तो मेरा ये मानना है कि ऑटो सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट ओवरवेट ऑन द सेक्टर। ओके पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ये विस्तृत बातचीत हुई आपसे, और सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपना आउटलुक जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा निफ्टी रिट्रेस हो रहा है, ये लाजमी है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक ताबड़तोड़ तेज़ी 1 घंटे तक है, उसके बाद आई थिंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेशन एक जो सेशन 1 निकल गया, बाजार ने अपनी तेज़ी को कुछ हद तक होल्ड रखा है, बट अभी 24,500 स्क्रीन पे है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं और कंटेंट शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।